हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 10th के लिए लेकर आए। पार्ट का नाम है दोस्त लेसन 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेसन 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसका मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए। ओके, और जो लोग नए हैं उनके लिए एक कहना है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन बोला, क्या बोला? बोला ये है कि दोस्त रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है जब आप लोग रिएक्शन बनाते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, तो बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया किस तरह व्यक्त किया जाता है। पहला में बोला, ये बोला संकेतों द्वारा, ये बोला संकेत द्वारा। अच्छा, बी बोला अणु सूत्रों के रूप में, बी बोला अणु सूत्र के रूप में, सी बोला समीकरण के द्वारा, और डी बोला सरल सूत्रों के द्वारा। देखिए अगला, अगर आप जैसे जैसे मान लीजिए बैलेंस करने जाते हैं ना, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, तो संतुलित का मतलब बैलेंस, बैलेंस का मतलब है जैसे में तराजू, बैलेंस का मतलब है तराजू। जैसे में देखिए संतुलित का मतलब जितना भी इधर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, मतलब LHS पार्ट में भी या RHS पार्ट में, तो हमेशा LHS पार्ट में 2 रखिएगा तो RHS पार्ट में 2, इधर 5 रखिएगा तो उधर भी 5, मतलब दोनों के बैलेंस समान होना चाहिए। इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैं वो देखे ना तराजू, तराजू देखे ना, तो तराजू का अंतर होता क्या है? मान लीजिए कोई, जब मान लीजिए किसी को 5 किलो कुछ चाहिए, तो जब वो चढ़ाता है तराजू पर, ये पल रहा क्या होता है, एक ऊपर चला जाता है तो एक नीचे आ जाता है। तो बैलेंस करने के लिए इधर क्या करेगा, 5 किलो चढ़ाएगा, तब ना दोनों इक्वल होगा, समान होगा। उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया संतुलन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं दोस्त H2 प्लस Cl2, 3 के निशान देखिए, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, इसका मतलब दोस्त है हाइड्रोजन 2 है प्लस क्लोरीन 2 है। तो H प्लस Cl ये हो गया HCl, तो इधर भी क्या है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है। तो ऐसा हम लोग को करना है कि ये LHS पार्ट हो गया, ये RHS पार्ट हो गया। ओके, अब पढ़े होंगे ना LHS और RHS पार्ट वही है। तो LHS पार्ट में हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले तो मिला लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या बनेगा HCl। अभी हमें ऐसा डिजिट रखना है कि हाइड्रोजन भी 2 हो और क्लोरीन भी 2 हो। तो सिंपल है, इधर कितना है, दोनों 2 2 है, तो उधर हम 2 रख देंगे, तो दोनों क्या होगा, बैलेंस समान होगा, मतलब इक्वल हो जाए। इसे कहते हैं ना रासायनिक अभिक्रिया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो देखिए हो गया H2 प्लस Cl2, तीर के निशान एरो, फिर 2HCl। देखिए हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन। इसे कहता है ना रासायनिक अभिक्रिया, हमें बैलेंस कर देना है। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया। अब 2 नंबर, अच्छा, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है दो, किसको, समीकरण के द्वारा। किसको, देखिए समीकरण के द्वारा में ना, राइट आंसर होगा समीकरणों के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है या डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर होगा रासायनिक समीकरणों के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ओके, अब 2 बोला, 2 बोला, क्या बोला, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। अच्छा, ये बोला H2, बी बोला CO, अच्छा CO, फिर बोला H2S यानी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, और डी बोला O2 मतलब ऑक्सीकारक, मतलब ऑक्सीजन का संयोग रहना, ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सी मतलब क्या, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किसमें है, ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकारक इसमें कौन है, तो ऑक्सीजन को आता है ना O2। ये जब भी एक्स का आता है दो दो रुके बता, तो निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है दोस्तों, O2 है जो निम्नलिखित में ऑक्सीकारक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दिया है निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। ओके दोस्त, ए में बोला है दोस्त H2SO4, H2SO4 भाई, H2SO4 को क्या कहते हैं, H2SO4 बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक। अच्छा, बी में दिया है O2, O2 तो ऑक्सीकारक हो गया। अच्छा,
सी में दिया H2S मतलब सल्फर, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। और डी में दिया HNO3, डी में दोस्त दिया HNO3 मतलब इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है HNO3। ओके, तो हमें पता है अकारक पूछा है ना। अकारक मतलब जब ऑक्सीजन का संकलन होता है, मतलब जब ऑक्सीजन क्या होता है विस्थापित होता है ना, उसी को तो अकारक। आंसर होगा H2S, जो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड है जो अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर होगा H2S। ओके, कौन नंबर बोला? 4 नंबर बोला। ब्यूटेन का सूत्र है, ब्यूटेन का फॉर्मूला हमें बताना है कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है। ए बोला C4H9, बी बोला C4H10, अच्छा सी बोला C4H11 और डी बोला C4H7। ओके, तो ब्यूट कितने नंबर बताया मैंने? कार्बन था तो इसके यौगिक लेसन नंबर 4 मैंने इसको सारा मतलब पूरा तरीका से मैंने इसको बताया है। तो ब्यूट का मतलब होता है 4, ब्यूट का मतलब 4, मैथ एथ प्रोप ब्यूट हो गया 4, तो सब में 4 हैं जी। अब क्या होगा, जब 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 ये समान रहता ना, जब तक 2 से डिवाइड होगा, मतलब 2 से जो डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये होगा, ये होगा, हाँ 11 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, मतलब जब भी ये सम संख्या रहता है ना तो 2 से गुणा करके और उसमें +2 जोड़ते हैं। मतलब किसी का मान लीजिए निकालना होगा आणविक, सॉरी किस मान लीजिए कोई पूछ देना कि सोडियम का मतलब बताओ आणविक द्रव्यमान, मतलब उसका परमाणु द्रव्यमान। देखिए सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, 11 दूनी 22 +1। अगर दोस्त विषम रहता है ना तो +1 जोड़ते हैं, विषम रहता है तो +1, अगर सम रहता है तो +2 जोड़ते हैं, गुणा करके दोनों में 2 से। याद रखिएगा, अगर यही कोई पूछे कैल्शियम का बताओ तो कैल्शियम का परमाणु कितना होता है 20, 2 से डिवाइड होगा तो 20 दूनी 40, सॉरी 20 दूनी 40 हो जाएगा ना, और 2 42, बाकी जो हो जाएगा। ओके, अगर पार्ट में लेंगे तो कैल्शियम का होता है दोस्त 40 होता है ना, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम का 40 होता है, मतलब पॉइंट में कुछ देता हूँ 39 पॉइंट, मतलब 5 से अधिक रहता है तो उसको अधिकतम सनीटर में पढ़े हो ना तो बगल में ले जाते हैं, जैसे 39.589 हो गया तो उसको 40 माना जाता है। ओके, तो जब जब ये क्या है सम रहता है तो 2 से गुणा करके +2 जोड़ते हैं, मतलब एल्केन का फॉर्मूला पर दोस्तों आता है CnH2n+2, यानी n बराबर कितना है 4, तो देखिए C4H2 गुणा 4+2, यानी दोस्त C4H 2 2 जा 4, 4 2 10, या तो 10, तो C4H10, तो ब्यूटेन का फार्मूला हो गया C4H10, तो राइट आंसर होगा C4H10। किसका फार्मूला होता है? ब्यूटेन का जी फार्मूला होता है। ओके, इतना तक को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं और आगे क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए तो दोस्त 5 नंबर बोला जो एथिल मर्केप्टन, एथिल मर्केप्टन का सूत्र है, हम बताना है एथिल मर्केप्टन। देखिए एथिल मर्केप्टन दोस्त क्या है, जब सिलेंडर में लीक हो जाता है ना तो जो गंध आने लगता है, इसी के चलते एथिल मर्केप्टन के चलते वो गंध हमें पता चल जाता है ना तो ये गैस है, हाँ सिलेंडर का गैस है, वही है एथिल मर्केप्टन। फिर से सुनिए, जब कोई गैस लीक हो जाता है ना, उसमें से जब गैस निकलने लगता है तो सिलेंडर में ई गैस के चलते हम लोग को मालूम पड़ता है ना कि गैस निकल रहा है, ये एक प्रकार का गैस है, इसको कहते हैं एथिल मर्केप्टन। तो एथिल मर्केप्टन का हमें फार्मूला बताना है। ए में दिया C2H4SH, फिर बी बोला C2H5SH, सी में बोला C2H6SH एंड डी बोला C2H3SH। तो अब क्या होगा, एथिल मर्केप्टन नहीं, एथिल मर्केप्टन का भाई बताना है, क्या बताना है फार्मूला। तो देखिए एथिल मर्केप्टन का फार्मूला होता है दोस्त C2H5SH। क्या होता है? एथिल मर्केप्टन का फार्मूला होता है C2H5SH। ओके, तो राइट आंसर होगा C2H5SH। तो आंसर नंबर बी राइट आंसर होगा, एथिल मर्केप्टन का सूत्र यही होता है ना। फिर शरीर में भोजन का पचना,
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया है, यही दिया ना, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, हमें बताना है। ए बोला, देखिए ए बोला अवकरण, ये बोला अवकरण अभिक्रिया, बी बोला ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सी बोला उदासीनीकरण अभिक्रिया और डी बोला वैद्युत अपघटन। तो देखिए शरीर में भोजन का पचना ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे में दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है, पेड़ का काटना रासायनिक अभिक्रिया है ना। मतलब जैसे कागज का नाव बनाना ये तो भौतिक परिवर्तन हो ना, भौतिक हो गया, हम लोग वो नहीं बताना है। कागज का नाम नहीं बताना है। भोजन का पचना मतलब हम लोग भोजन खाते हैं तो क्या भोजन फिर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है, ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण, करण दिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ओके, फिर नंबर 7 नंबर दिया, निम्नलिखित में कौन बिना ज्वाला के जलता है। हमें एक ऐसा बताना है ना, एक ऐसा पदार्थ को बताना है जो बिना ज्वाला के जलता है। ओके, मोमबत्ती, मोमबत्ती के तो लो ज्वाला चाहिए। अच्छा, किरोसिन, किरोसिन को भी चाहिए। सी में दे कोयला, कोयला, अच्छा कोयला। अच्छा देखते हैं डी में दिया मेथेन गैस, मेथेन गैस मतलब वही गोईठा उपला, उपला भी बोलते हैं ना, गोईठा को उपला बोलते हैं, जो गोबर से प्राप्त होता है वही मेथेन गैस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए बिना ज्वाला के जलता है दोस्त, वो है निम्नलिखित में कौन बिना ज्वाला के जलता है, तो कोयला एक ना, कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। ओके, तो राइट आंसर होगा कोयला है जो बिना ज्वाला के जलता है। अब 8 नंबर बोला है दोस्त, एथेन का सूत्र है, तो भाई एथेन एल्केन के फार्मूला पर बैठा दीजिएगा, ये दोनों पता है, ए नंबर पर 2 रख दिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका C2H6। देखिए मैं बताता हूँ, होता है ना CnH2n+2, एथ आता है दोस्त 2 नंबर पर, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ 2 रख दीजिए, तो हो जाएगा C2H2 गुणा 2+2 यानी 2 2 जा 4 +2 यानी 2 6 C2H6। तो राइट आंसर होगा C2H6, ये होगा एथेन का फार्मूला। ठीक है दोस्त, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरा शेयर कीजिए पूरा बिहार में और अपने दोस्त के पास। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।